चलो आज हम लोग पढ़ते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण। तो सम विच्छेद विश्लेषण जो है कार्य के संचालन के उस स्तर पर निर्धारित होता है जिस पर क्या होता है, कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू जो होगा वो टोटल कॉस्ट के क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसमें स्थिर लागत फिक्स्ड कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत जिसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, और विक्रय आगम के मध्य संबंध को स्थापित करता है, करते हुए उत्पादन का स्तर का निर्धारण किया जाता है जिस पर उत्पादन की कुल लागत कुल बिक्री आगम के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी उस स्तर पर जो है ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लाभ होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि होगा इसमें। उस स्तर पर ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है, तो उसको हम या तो उस स्तर को हम समविच्छेद स्तर या उसे समविच्छेद बिंदु भी कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम समविच्छेद विश्लेषण में जो है कुछ पहलू है जिसको हम जानते हैं, उस पर हम विचार करते हैं। जैसे इसमें न लाभ और न हानि के लिए उत्पादन का क्या स्तर होना चाहिए, यानी उत्पादन के किस स्तर पर, यानी कितने यूनिट का, कितने इकाई का उत्पादन करने पर ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, तो इस पर हम विचार करेंगे इसमें। दूसरा, उत्पादन के विभिन्न स्तर पर उत्पादन लागत क्या है, यानी हम 1000 यूनिट यदि उत्पादन करते हैं तो उस पर लागत क्या आ रही है, 2000 यूनिट का उत्पादन करते हैं तो उसका लागत क्या आ रही है। इसकी हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं कि उत्पादन के जो विभिन्न लेवल है, जो विभिन्न स्तर है, उस पर उत्पादन लागत क्या आता है उसको हम इसमें ज्ञात करेंगे। उत्पादन के विभिन्न स्तर पर यदि हम 1000 यूनिट का उत्पादन करते हैं तो उस पर हमारा प्रॉफिट क्या है, हमारा लाभ क्या है, लाभ की राशि क्या है, उसको भी हम ज्ञात करते हैं। लाभ की वांछित राशि के लिए उत्पादन का स्तर क्या होना चाहिए, यदि मान लो हमने फिक्स कर लिया कि हमें पर ईयर प्रत्येक वर्ष 50,000 लाभ कमाना है, तो 50,000 प्रॉफिट के लिए हमें कितने इकाई का उत्पादन करना चाहिए, कितने इकाई का बिक्री करना चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट 50,000 हो। चौथा पॉइंट ये। पांचवा, उत्पादन के विभिन्न मात्राओं पर उत्पादन के लागत और लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जितने आप क्वांटिटी का उत्पादन करोगे 500, 1000, 2000, तो आपको ये देखना है कि लाभ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी प्रॉफिट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या स्थिर है, इस चीज़ों को हमें देखना है। छठवां पॉइंट, उत्पादन के विभिन्न लागतों में परिवर्तन का सम विच्छेद बिंदु या वांछित लाभ के लिए विक्रय बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उत्पादन के जो विभिन्न लागत होगा, जैसे उत्पादन लागत कभी 10,000, 20,000, 50,000, मतलब अलग अलग जो होगा, उस पर सम विच्छेद बिंदु के लिए विक्रय बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम क्या करें, तो इन सारे पहलुओं पर हमें क्या करना है, विचार करना है इसमें। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि यूजेज ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण के प्रयोग हम इसका कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। कुछ इसमें हम थ्योरी बता देते हैं, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे और इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें कम्प्लीटली न्यूमेरिकल ही होंगे। अब थोड़ा बहुत थ्योरी बता देते हैं, और भी इसमें थ्योरी आप लोग खुद से पढ़ना, थ्योरी तो इतना इसमें नहीं बताऊंगा। जैसे इसकी इंपोर्टेंसी पढ़ना, सम विच्छेद विश्लेषण का महत्व क्या है उसको पढ़ना, एजम्पशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, तो ये थ्योरी आप लोग खुद से पढ़ लेना, मैं इसको थोड़ा बहुत समझा करके फिर न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। अब देखो, सम विच्छेद विश्लेषण का प्रयोग, यूजेज ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो पहला क्या है, तो सम विच्छेद बिंदु की गणना करना, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, इसकी गणना हम करेंगे इसमें। दूसरा कि विक्रय के विभिन्न स्तर पर लाभ की गणना करना, इसमें ये देखना है कि कितने यूनिट का हम सेल कर रहे हैं तो उस पर हमारी प्रॉफिट क्या है, यानी 100 यूनिट सेल करने पर प्रॉफिट क्या है, वैसे 150 यूनिट सेल करने में प्रॉफिट क्या है, यानी विक्रय के अलग अलग जो स्तर होंगे उस पर लाभ की हम गणना करेंगे कि इतने सेल पर, इतने यूनिट सेल पर इतना प्रॉफिट। ठीक है, तीसरा है कि वांछित लाभ के लिए विक्रय ज्ञात करना, मैंने बताया था इसमें भी। तो वांछित लाभ, यदि आपने फिक्स कर लिया कि भाई मुझे पर ईयर जो है प्रत्येक साल 1 लाख रुपया हमें प्रॉफिट अर्न करना है, तो 1 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितने यूनिट सेल करना होगा उसको आप जो है इसमें कैलकुलेट करोगे। इसके बाद
एक निश्चित सम विच्छेद बिंदु पर प्रति इकाई नया विक्रय मूल्य क्या होगा। एक निश्चित सम विच्छेद बिंदु पर जो है ना पर यूनिट सेल्स प्राइस क्या होगा ये ज्ञात करोगे। इसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्ञात करोगे, सुरक्षा की सीमा ज्ञात करोगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्ञात करोगे। छठवां और भी है, स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का सम विच्छेद बिंदु और बिक्री पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाओगे। जो आपके फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट जो है ना का सम विच्छेद बिंदु और बिक्री पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका अनुमान लगाना है। सातवां है जो प्रस्तावित व्यय होंगे, प्रस्तावित व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक बिक्री की गणना करना है। ये सब जो है यूजेज है इसके 5, 6, 7 जो है इसके सम विच्छेद विश्लेषण के यूजेज हैं। चलो हम इसमें पहला अब यहाँ समझते हैं सम विच्छेद बिंदु की गणना से ब्रेक इवन पॉइंट से हम समझते हैं। हमारा मेनली यही है ब्रेक इवन पॉइंट। ये आपके बीकॉम के सिलेबस में है, सीएमए के सिलेबस में, यूजीसी नेट में भी इसमें से एक न्यूमेरिकल कई बार आ चुके हैं तो आ सकते हैं, या थ्योरी से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। चलो अब हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को समझते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखो सम विच्छेद बिंदु जो होते हैं बिक्री का वह बिंदु होता है जिस पर न लाभ होता है और ना ही क्या होता है हानि होता है। एंड नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना ही प्रॉफिट और ना ही हानि होते हैं, जिसे आप नो प्रॉफिट पॉइंट भी कह सकते हो या फिर जीरो लॉस पॉइंट भी कह सकते हो, यानी अलाभ बिंदु या शून्य हानि बिंदु भी इसको आप कह सकते हो। इसका जो है विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से डेफिनेशन दिया है, जैसे चार्ल्स टी हॉर्गेन ने दिया है, केलर एवं फरेरा ने दिया है। तो ये होता है आपके ब्रेक इवन पॉइंट है उस पर, यानी ना ही प्रॉफिट, यानी कहने का मतलब ये जो बताया था कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो होगा इसमें बराबर हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वो क्या होगा बराबर होगा। ना ही कोई न लाभ और न हानि, इसमें न लाभ होता है ना हानि होता है। यानी सम विच्छेद बिंदु पर हम यही देखते हैं कि हमारा जो कुल लागत था वो कुल आगम के बराबर हुआ कि नहीं, ये देख लेते हैं। इस पर हमारा मेन उद्देश्य बिजनेस में सबसे पहले क्या रहता है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल आ जाए। भाई जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया पहले तो हमारा उद्देश्य रहता है कि पहले उतना निकाल लो, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉफिट हमारा कितना है। पहला तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमने जो इन्वेस्ट किया, हमने जो कैपिटल लगाया वो कैपिटल हमें जो है रिकवर हुआ या नहीं, उतना पैसे हमें मिला या नहीं। तो पहले हम इन चीजों को ही देखते हैं, तो इसको ही हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इसको हम इसी विशेषता के कारण इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं या बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं, या आप इसको क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हो। इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हो, आप इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हो, या बैलेंसिंग पॉइंट कह सकते हो, बैलेंसिंग पॉइंट या इसे क्रिटिकल पॉइंट भी हम कह सकते हैं। अब देखो सम विच्छेद बिंदु की जो है गणना, कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, 3 विधि से हम कर सकते हैं। एक विधि जो है वह है समीकरण विधि यानी इक्वेशन मेथड, दूसरा है कंट्रीब्यूशन मेथड अंशदान विधि, और तीसरा जो है सम विच्छेद चार्ट यानी ब्रेक इवन चार्ट। ये 3 तरीके से जो है 3 विधि से 3 मेथड से इसको हम समझ सकते हैं। पहला है इक्वेशन मेथड समीकरण विधि से आप इसको समझ सकते हो। दूसरा है कंट्रीब्यूशन मेथड अंशदान विधि, कंट्रीब्यूशन मेथड, इससे आप समझ सकते हो। और तीसरा है आपका ब्रेक इवन चार्ट से भी आप इसको समझ सकते हो, ब्रेक इवन चार्ट, इससे आप लोग इसे समझ सकते हो। ये 3 विधि है। चलो अब हम इसको समझते हैं, कंट्रीब्यूशन को समझते हैं। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो परिवर्तनशील जो लागत है, परिवर्तनशील लागत
पर विक्रय के अधिक को हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। यानी कंट्रीब्यूशन बराबर जो होता है, कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है हमारा कंट्रीब्यूशन है, कि सेल वेरिएबल कॉस्ट से कितना ज़्यादा है, विक्रय जो है वो आपके परिवर्तनशील लागत से कितना ज़्यादा है, ये हमारा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। यानी परिवर्तनशील लागत पर बिक्री की राशि के आधिक्य को हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन कहते हैं। द ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ सेल्स वॉल्यूम वेयर टोटल रेवेन्यूज एंड टोटल एक्सपेंसेस आर इक्वल। ये तो आप यानी टोटल सेल्स इज मोर देन वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल सेल्स जो है वेरिएबल कॉस्ट से जितना ज़्यादा होगा वो आपके होते हैं क्या, कंट्रीब्यूशन होते हैं। कंट्रीब्यूशन निकालने का एक तो मैंने बताया आपको कि कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। दूसरा आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन को हिंदी में बोलते हैं अंशदान, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस, यदि प्रॉफिट होगा तो क्या कर दोगे, प्लस होगा, और यदि लॉस होगा तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। यानी फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट को प्लस कर दोगे या लॉस को माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से जो है ना आपका यही निकल जाता है। इसमें देखो, क्योंकि टोटल कॉस्ट बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसको जो माइनस करोगे तो इसमें से क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आएगा। इसको माइनस करोगे तो प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट के सम निकल के आएगा। इसलिए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट के सम कर दोगे तो वो भी कंट्रीब्यूशन के इक्वल हो जाएगा। लेकिन लॉस में तो कम हुआ होगा, सेल की वैल्यू कम हुई होगी, तो इसलिए लॉस में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इस चीज़ों को समझना है। तीसरा, आप कंट्रीब्यूशन को ऐप से भी निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स मल्टीप्लाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये भी है। अब यदि हमें मान लो, ये तो हमारा हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का। यदि हमें प्रति इकाई यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी एक इकाई पर कंट्रीब्यूशन कितना था, अंशदान क्या था। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेल्स पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट। यानी सेल्स पर यूनिट कैसे निकालोगे, तो टोटल सेल्स को नंबर ऑफ यूनिट से क्या कर देना, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर देना। यदि मान लो टोटल सेल्स 10,000 है और 100 यूनिट का सेल किया गया है, तो आप पर सेल्स पर यूनिट जो निकालोगे तो 100 से भाग कर देना, यानी एक यूनिट का सेल्स कितना है, 100 रुपया है। तो सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ऐसे ही आप वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट निकाल सकते हो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट, जितने भी यूनिट हैं उससे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगा। यानी आप इसको वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। चलो जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें कैलकुलेट करना है पर यूनिट एंड टोटल कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट और टोटल कंट्रीब्यूशन, जिसमें हमारा सेल्स, मैंने मान लिया सेल्स हमारा कितने का है, सेल्स हमारा है 40,000 का, सेल्स है 40,000 का। सेल्स यूनिट में कितने यूनिट है, तो यूनिट हमने मान लिया कि 4,000 यूनिट है, 4,000 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा है 30,000 रुपया, 30,000 रुपया हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। चलो इसमें हमें क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन। तो आपको पता ही है कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। सेल्स कितना है 40,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 30,000,
तो आपने ये तो निकाल लिया 10,000, कंट्रीब्यूशन कितना निकाल लिया 10,000, 10,000 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया अंशदान। लेकिन आपको क्या निकालना है, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकालना है। ये टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या है कि सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यह है फॉर्मूला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यह है ना। तो अब देखो सेल्स पर यूनिट निकालोगे तो मैंने बताया था कि टोटल सेल्स को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। कितने यूनिट है, 4,000 यूनिट, तो 4,000 से आप डिवाइड कर दो, कितना आ गया 10 रुपये आ गया, यानी सेल्स पर यूनिट कितना आ गया आपका 10 रुपये आ गया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है 30,000, तो 30,000 को आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है टोटल यूनिट से। कितने यूनिट है 4,000, 0 4 7 18 7.5, ये आपका कितना आ गया 7.5 आ गया। सेल्स पर यूनिट आ गया 10 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया 7 रुपया 50 पैसा। तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपीज 50 पैसे आपके आ गए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब ऐसे ही अब आप लोग एक और क्वेश्चन इसमें से करते हैं, जो फॉर्मूला बताएं उस फॉर्मूला पे सारे कर लेते हैं एक बार। अब देखो इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। सेल्स है 1,50,000 रुपया और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 40%। तो मैंने तीसरा फॉर्मूला जो बताया था, क्या बताया था, कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स मल्टीप्लाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मैंने ये बताया था सेल्स आपका कितना है, सेल्स है 1.5 लाख का, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40%, तो 40/100, 0 से 0 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 60,000 रुपया हमारा क्या निकल गया, तो कंट्रीब्यूशन निकल गया है। यदि फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट दिया रहेगा तो क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दोनों को ऐड कर दोगे। यदि लॉस दिया रहेगा तो उसे क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। तो चलो आज के इस वीडियो में मैंने थोड़ा ही ये बताया है ब्रेक इवन पॉइंट और इसको थोड़ा बहुत बता दिया। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीबीटी रेशियो, ये सब आगे जो है लाभ मात्रा अनुपात, ये सब आगे करवाऊंगा। आगे जो इससे आगे न्यूमेरिकल जो है वो मैं ये करवाऊंगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालना बताऊंगा कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं। इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना मैं इसमें सिखाऊंगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना सिखाऊंगा, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सिखाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, कि आपको इतने प्रॉफिट कमाने के लिए कितना यूनिट का सेल करना होगा, कितने इकाई आप बेचोगे, ताकि आपको आपका जो डिजायर्ड प्रॉफिट है 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना है वो निकालने के लिए। तो ये 2-3 टॉपिक जो है वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगा, ठीक है।